हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका अन अकेडमी पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो कि बहुत अच्छी वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की बात करें तो दोनों चैप्टर मिला के हमारे सिलेबस में 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस, जो कि चैप्टर इजी भी है और मजेदार भी है, काफी मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि काफी अभी इम्तिहान बाकी है। अरे काफी अभी इम्तिहान बाकी है। अरे युद्ध का आगाज अभी बाकी है। 11th जैसी भी रही हो, 12th में हमें मेहनत करनी है और 95% स्कोर लेके आना है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, अरे हौसलों में तो अभी जान बाकी है। तो हमें इस चैप्टर को स्टार्टिंग से करेंगे, मजा आएगा चैप्टर को स्टार्ट करके। देखते हैं अभी सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, मतलब अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है। ऑफ किसकी अरेंजमेंट? नंबर्स और ए फंक्शन। उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो फंक्शंस भी हो सकते हैं। द नंबर्स, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे बेटा बात, नंबर्स कौन से हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इसमें आयोटा आता था, ठीक है। आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहता है? जो इसके अंदर होते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एंट्रीज भी बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, दो सिंबल से डिनोट करते हैं, एक इस तरीके का, ठीक है, और एक इस तरीके का। जरा हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन, अगर आप पढ़ोगे तो क्या कह रहा है? नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है, ये क्या है? ये फंक्शंस है, और ये क्या है? जरा देखेंगे ये क्या हो गए भाई साहब। यहाँ पे उसने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, ये 2 आयोटा भी हो सकता है, 2 + 3 आयोटा भी हो सकता है। तो नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। तो हर तरीके से का कोई भी डाटा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। दो तरीके के साइन रहेंगे, इससे भी डिनोट करोगे चल जाएगा, इस ब्रैकेट से भी डिनोट करोगे चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने पास। क्लियर है? तो मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या सीख लिया कि नंबर्स भी हो सकते हैं। नंबर्स कौन से हो सकते हैं? फिर से रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और फंक्शन भी अरेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, देखिए जरा ध्यान से देखना, अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें, यहां पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना समझना, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग और एंड यहीं से होने वाला है। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें बोला जाता है रो। ये R1 है, R2 है, R3 है। कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। तो कितनी रो हो गई? 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो m इंटू n से डिनोट किया जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m डिनोट फॉर रो और n फॉर कॉलम। जैसे कि अभी बात करी थी, इसमें अगर हम पूछे कितनी रो है, तो 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं बेटा? 1 2 3 4। तो m इंटू n है, रो इंटू कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 इंटू 4। तो यहां लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा। अगर मैं वहां पे बात करूं भैया कितनी रो है, कितनी रो है भाई? 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना हो गया? 3 इंटू 3 का हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया कि जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल लेते हैं और कॉलम क्या लिया जाता है? वर्टिकल काउंट करते हैं, ठीक है। तो R1 था, R2 था और R3, C1 था, C2 था, C3 था, C4 था।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? m इंटू एन से। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स। जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम रो को कंसीडर करते हैं। एलिमेंट जो होते हैं उसको, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे A11, A12, A13, ये क्या है? एलिमेंट्स को जो डिनोट किया जाता है वो आई जे से किया जाता है, स्मॉल a आई जे से। आई डिनोट फॉर रो, आई किसके लिए डिनोट करते हैं? आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम के लिए करा जाता है। क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखना। अगर आप यहां पे मैं आपसे पूछूं कि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये ऑर्डर जो है ये एलिमेंट नंबर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे चलूं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है? 5। और अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सा है, भैया आप बोल दोगे 19 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, तो आप आओगे सेकंड रो में। फर्स्ट कॉलम में तो कौन सा है भाई? 35 है, तो 35 मिल गया। अगर मैं आपसे बोलूं या पूछूं कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम में कौन है, तो सेकंड रो कहाँ है भाई? सेकंड रो ये रही। सेकंड रो फोर्थ कॉलम तो कितना है? 12 है। और अगर यही बात अगर मैं पूछ लूं कि थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन सा है? -5 है। तो आपको पता लग गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आई डिनोट फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। जो पहले लिखा जाएगा वो रो के बारे में लिखा जाएगा, बाद में कॉलम। सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रो होती है फिर कॉलम को कंसीडर किया जाता है, और एलिमेंट्स में भी पहले रो होगी फिर कॉलम होता है हमारे पास। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा अपने को करके। इसमें देखिए, अगर मैं पूछूं यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं थर्ड रो फोर्थ कॉलम के बारे में पूछूं, तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम कितना है भाई? 17 है। सेकंड रो फोर्थ कॉलम के बारे में बात करें तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम में कौन है भाई? 12 है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के बारे में बात करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कितना है? √3 है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछता तो कितनी रो है? 3 रो है। कॉलम कितने? 4 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? 3 × 4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ, ज्यादा काउंट कर लो, जा कितनी रो है? 3 रो है, 4 कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए भाई? 12 हो गए अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा बुक का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसमें कहता है इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, कहता है एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। अगर 24 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखिए क्या पढ़ा था हमने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? m × n होती है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसकी एक रो है और 24 कॉलम, पॉसिबल है। और 24 रो है, एक कॉलम है, पॉसिबल है। 2 रो 12 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। 12 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। 3 रो 8 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। 8 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। 4 रो 6 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। और 6 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। क्या इसके अलावा भी कोई बन रहा है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन अब एमसीक्यू में इस तरीके भी से आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने बने इसके? 8 बने। अगर मुझे सब्जेक्टिव में लिखना है कि कौन कौन से बने तो ये आंसर है, लेकिन कितने बने अगर आ जाएगा तो 8 आंसर हो जाएगा मेरे पास, अगर एमसीक्यू में आता है तो। अब मेरे से इसी में दूसरा पार्ट भी पूछा उसने, क्या कह रहा है? अगर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या ऑर्डर होता? तो क्या होता भाई? ये तो प्राइम नंबर है वैसे भी। एक रो और 13 कॉलम होते, जहाँ 13 रो और 1 कॉलम हो जाता। आसान था। अब इसी में अगर बोले कि 18 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा, तो 18 के फैक्टर बना लो। क्या क्या हो जाता भाई? 1 × 18, 18 × 1, ये होगा ना भाई। और कहाँ आएगा? 2 के टेबल में आएगा 2 9 जा 9 2 जा
3 के टेबल में भी आएगा, 3 6 जा और 6 3 जा, और तो कहीं नहीं आएगा ना भाई। तो मेरे पास कितने बने, 4 6, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, 6 है। कौन कौन से है, वो ये है। अब यहां पे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप की मैट्रिसेस हमारे पास होती है, एक बारी हम उसको देख लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1, जिसमें एक रो थी, किसी में एक कॉलम था। सबसे पहला आता है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कॉलम मैट्रिक्स, कहता है जिसमें कितनी रो है, अगर आप देखो R1 है, R2 है, R3 है, 3 रो है ना। और अगर मैं कॉलम पूछूं तो भैया कॉलम तो एक है। अगर इसमें मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो कितना होगा, 3 रो 1 कॉलम होगा, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं m इंटू 1। जहां पे रो जितनी मर्जी हो, कॉलम एक ही हो, उसी को मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। चाहे वो 4 इंटू 1 की हो, चाहे 9 इंटू 1 की हो, 5 इंटू 1 की हो, अगर कॉलम में 1 है तो इसी मैट्रिक्स को बोला जाता है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद आ गया रो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्लियर होगा, वहां पे एक कॉलम था तो इसलिए वो कॉलम मैट्रिक्स थी, यहाँ पे रो मैट्रिक्स है तो एक ही रो होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, कोई एक मैट्रिक्स देखें ये वाली, तो इसमें कितनी रो है, एक रो है। कॉलम की बात करें तो C1 C2 C3, तो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 इंटू 3 होगा। तो मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 इंटू n, कोई भी रो एक ही हो, कॉलम 4 भी हो सकते हैं, रो एक हो कॉलम 6 भी हो सकता है, एक रो हो कॉलम 7 भी हो सकता है। जहां पे एक रो होगी उसी को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात, कॉलम में एक कॉलम होगा, रो में एक रो होगी, उसको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर हमने क्या पढ़ा हुआ है भाई, जहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, साइड्स की लेंथ सारी सेम होती है, ये पढ़ा हुआ ना, इसको भी वैसे ही याद कर सकते हो। इसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ा था, m इंटू n, रो अलग थी कॉलम अलग थे। जहां कहता है m n के इक्वल हो जाए उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे अगर इसमें देखे तो कितनी रो है, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 2 इंटू 2। ऐसे ही 3 इंटू 3 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंटू 4 की भी हो सकती है। तो जहां पे m और n इक्वल होंगे उसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे दिया जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। क्या कहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन को ध्यान से समझना। कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए। डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, जरा ध्यान से देखना, ये डायगोनल बन रहा है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कि आपने ये डायगोनल बोला स्क्वायर में, तो ये भी डायगोनल होता है, आपने इसको डायगोनल क्यों नहीं बोला। अगर मैं इसको बोलूं डायगोनल अभी के लिए, मान देखो बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, सबकी वैल्यू देखो सबकी जीरो है ना, इसी को डायगोनल क्यों बोला जाता है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, तो अभी आप देखेंगे, अगर मैं इसको बोलूं तो ये कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, ये कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, और ये कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। जहां पे आई जे के इक्वल होता है, आई इक्वल टू जे के, 2 2 है, 3 3 वाले हैं, 1 1 वाले हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, बाकी किसी को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। यहाँ कितना था, 1 रो थर्ड कॉलम, यहाँ कितना था, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये डायगोनल नहीं, एलिमेंट्स नहीं होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा यही बनेंगे। तो पता लग गया डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे i इक्वल टू जे के होते हैं, 2 2 1 1 3 3 वाले ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो कह रहा है इनको अगर छोड़ दूं तो बाकी सबकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तो वो डायगोनल
मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट अपने पास, ये पॉइंट नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आई नॉट इक्वल टू जे के है तो वहाँ पे ए आई जे जो है वो किसके इक्वल है, 0 के है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देख लो जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, वहाँ पे सब में कितना है, 0 0 0 0 है ना, और जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे कोई वैल्यू है। तो जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सबकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। और डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स थी, स्क्वायर थी। लेकिन फर्क क्या होता है डायगोनल, लेकिन फर्क क्या होता है स्केलर और डायगोनल के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, अभी हमने पढ़े थे कितने हैं, बाकी सब 0 0 है, 2 2 2 है। डायगोनल में क्या पढ़ा था हमने, ये सारे, ये 3 था, ये -3 था, ये -8 था, अलग अलग थे। जहां पे सेम आ जाए तीनों के तीनों डायगोनल में, इसी को बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। बाकी सब एलिमेंट 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट हो गया, लेकिन इसे स्केलर बोलेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है यूनिट, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा काम आने वाली मैट्रिक्स यही हमारे सिलेबस में रहती है। यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम आई मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये भी स्केलर मैट्रिक्स होती है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में हमने देखा तो वो 2 2 था, वहां -1 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर डायगोनल में 1 1 1 आ जाए तो इसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसी को 2 × 2 में प्रेजेंट करना हो तो 1 0 0 1 मैं लिख दूंगा, तो ये मेरी आई मैट्रिक्स बन जाएगी। डायगोनल में कितना है, 1 1 अगर आ गया है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है, इसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स हमारे पास रहती है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आई जे के इक्वल है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो कहता है अगर आई जे के इक्वल है तो वहां एलिमेंट नंबर कितना है, 1 है, और जहां इक्वल नहीं है वहां कितना है, 0 है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आई इक्वल टू जे में कितनी वैल्यू हो गई, 1 है एलिमेंट की, और जहाँ पे अनइक्वल है वहां कितनी है, 0 है। तो मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो कौन सी बन जाएगी, जहाँ पे इक्वल नहीं है वहां पे कितना आ जाएगा, 0 0, और जहाँ पे इक्वल है कहाँ आता है, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, ऐसे ही है ना। तो आई 1 1 1 के इक्वल है तो कितना आ जाएगा इसकी जगह 1, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1। ये अनइक्वल है, अनइक्वल में क्या कह रहा है, कितना लिख दो भाई, 0 लिख दो। देखो मैट्रिक्स बन गई ना हमारे पास। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी हमें घुमा के दे देता है। अब हमारे पास कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है। कहता है कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, एक 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ। अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, भैया कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा। यही तो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है हमें, कह रहा है एक इक्वेशन दे दी है भाई साहब, अब आपको क्या दे दी है, ए आई जे जो है वो किसके इक्वल है, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये दिया। क्या करे भाई इसका, कहता भैया मैट्रिक्स बना के दो। जब एलिमेंट्स की इक्वेशन दी है, यहाँ पे एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे तो पहला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ध्यान से समझना है यहाँ पे, ये क्या है, इसे आई बोलते हो और इसे जे बोलते हो। तो कह रहा है इस पे पुट कर दो, आई कितना है 1, जे कितना है 1 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। तो 2 का स्क्वायर बाय 2, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी इस एलिमेंट का। फिर कहता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, यही होगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आई कितना है 1, जे कितना है 2 का स्क्वायर बाय 2, तो
तो ये कितना आ गया भाई 3 का स्क्वायर, तो 9/2 आ गया। फिर कौन सा चाहिए था, फिर कह रहा था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले लेते भाई। आई कितना हो गया, आई हो गया 2 और जे कितना है बेटा, जे है 1, तो आई की जगह पुट कर देते हैं 2 और जे की जगह पुट कर देते हैं 1/2, तो ये भी कितना आ गया 9/2 आ गया। सब इसी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फिर लास्ट कौन सा बचा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो इसमें आई कितना है, आई है 2, जे कितना है 2, तो इसमें पुट कर दे, तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2 कर दूंगा तो 8 आ जाता। तो बस अपनी अपनी जगह पे पुट कर दो, क्या क्या आ गया मेरे पास, क्या मैट्रिक्स बन गई। पहला कितना आया 2 आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितनी है 9/2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना 9/2, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है 8, तो ये देखो बन गई मैट्रिक्स। तो आपको अलग कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बचपन में हमें इक्वेशन दी जाती थी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती थी, बस वही कर रहे हैं। बस हमें क्या करना है, पहले एक मैट्रिक्स बना लेना। अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स लिखी है तो मैंने 2 × 2 की मैट्रिक्स बना ली, ताकि कोई एलिमेंट नंबर हम गलत पुट ना कर दे। पहला था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिसमें I1 था J1 था, तो I1 J1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था, तो I1 था और J2 था। फिर I कितना था 2 था, J कितना था 1 था। फिर I2 है, J भी 2 है, वो पुट किया, तो मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई एलिमेंट की। बाद में मैंने मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मैट्रिक्स मेरी तैयार हो गई, जिसको आप ए मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में कर लेना। सेम टू सेम वही करना, मैट्रिक्स मैंने आपको लेट करना सिखाई दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब मेरे से क्या कह रहा है, कहता है कंस्ट्रक्ट करो 3 × 4 की मैट्रिक्स। तो 3 × 4 का मतलब कितना हो गया, 3 रो हो गई और 4 कॉलम है, तो एक रफली मैट्रिक्स आपको लेट करनी पड़ेगी। ए मैट्रिक्स को हम लेट कर रहे हैं 3 रोज 4 कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बोलते रहना साथ साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड, और सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये बन गई मेरे पास एक जो मैट्रिक्स हम लेट करेंगे, ताकि जब मैं एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करूं तो गलत ना कर दूं। तो ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं आराम से। तो इसको करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। बुक का क्वेश्चन है हमारे पास NCERT 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना। अगर कुछ डाउट होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना मुझे। इसके बाद आती है इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है मेरे पास तो क्या रिजल्ट मिलता है अपने को। कहता है इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स A and B are said to be equal if ऑर्डर ऑफ A और B आर सेम। दोनों का ऑर्डर सबसे पहले तो सेम होना चाहिए, तभी 2 मैट्रिक्स इक्वल कहला सकती है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A एंड B आर सेम। अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए भैया, सेम होने चाहिए, लेकिन उससे पहले उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, कहता है ये एक A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखूं तो दोनों सेम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बारे में बात करूं, बिल्कुल सेम है। सेकंड रो फर्स्ट में बात करूं तो बिल्कुल सेम है, और सेकंड रो फर्स्ट के बारे में बात करूं, सेकंड रो सेकंड के बारे में, तो वो भी सेम है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? यहाँ पे कितना है 3 था, यहाँ कितना था 2 था, तो आप बोलोगे A नॉट इक्वल टू B के है।
जबकि ऑर्डर सेम है, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखता हूँ, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, कह रहा है दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, एक्स वाई ए बी के, ये गिवन है कि दोनों इक्वल है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक्स की वैल्यू अगर पूछी जाए आपसे तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू 2 है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाई किसके इक्वल होगा, वाई इक्वल टू होगा 4 के, ए किसके इक्वल होगा 3 के, और बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है 5 के। तो यही है ना भाई हमारे पास। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल दे रखी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे ही होंगे। क्वेश्चन लगा लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। कहता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, कहता है दोनों इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल है तो y किसके इक्वल होगा भाई, 4 के होगा, तो y तो 4 मिल गया पहले पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। z किसके इक्वल हो जाएगा, z 3 के इक्वल हो जाएगा। x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो x की वैल्यू भी आ गई। ये सबकी वैल्यू तो अब बड़े आराम से आ गए भाई, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मजा ही आ गया। क्या बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर? नहीं, ठीक है, ये तो अभी आप चीजें सीख रहे हो, तो जो चीजें सीख रहे हो अभी तो बस उसके मजे लो। क्वेश्चंस करेंगे अभी, कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी आप 12th की में मैट्रिसेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी चीजें और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट जब बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे, जैसे एग्जाम इस बारी काफी टिपिकल भी आया था 2023 का, क्यों? क्योंकि जिसके बेसिक फंडा क्लियर नहीं थे उसको हमेशा प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्वेश्चंस को लेवल को एकदम से मत बढ़ाना, धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, चीजों को समझना, फिर अपने लेवल को धीरे 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 करके बढ़ाना। कहता है x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के है। z प्लस 5 किसके इक्वल है, 5 के है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं z प्लस 5 इक्वल टू 5 के है, तो z कितना मिल गया, z तो मिल गया 0, z निकल गया। लेकिन x और y नहीं फाइंड हुए अभी। आगे क्या है, कह रहा है एक्स वाई किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, एक्स वाई इक्वल टू 8 के। अब देखिए डिपेंड करता है, हमारा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, क्या 1 मार्क्स में कि 2 मार्क्स में, मतलब एमसीक्यू में कि सब्जेक्टिव करना है। अगर ये मेरा एमसीक्यू में है, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, जेड की तो मेरे पास आ गई, तो बहुत सिंपल है, दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 8 होना चाहिए और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूं कि 8 आए और प्लस करके करूं तो 6 आ जाए। 4 और 2 दो ही ऐसे नंबर है। 4 प्लस 2 6, जा इसको 2 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं तो 6, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, तो दो ही नंबर बनते हैं। अगर x 4 होगा तो y 2 होता, और x अगर 2 होता तो y कितना होता, y 4 होता। ये दो नंबर ही बनने वाले थे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। लेकिन सर सब्जेक्टिव में करना हो तो सब्जेक्टिव में जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने चैप्टर पढ़ा था, क्लास कहाँ पे, 10th में, पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए थे ऐसे। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ 6 माइनस एक्स, पुट कर दूं इसमें, तो कितना हो जाता, x 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 हो जाता, 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8 हो जाता, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिट कर सकते हो, कितनी हो जाती, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाता। क्या कॉमन है इसमें से, x कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 हो गया। तो देख लो फैक्टर बन गए ना, x माइनस 2 आ गया और x माइनस 4 आ गया, तो x2 निकल गया, x4 आ गया। x2 पुट कर दोगे तो y4 आ जाता, और x4 पुट करते तो y2 आ जाता।
यही हमने देसी भाषा में पहले निकाल लिया था लॉजिक समझ के, और ये पूरा सॉल्व किया। तो मेरा एमसीक्यू होगा तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक कर दूंगा। तीसरा पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड में आया हुआ है। क्या कहता है भाई हमारे पास, ध्यान से देखो। कहता है पहली इक्वेशन क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगी भाई, 9 के इक्वल होगा। फिर x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के है। फिर y प्लस जेड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कितना है, 7 है। y प्लस जेड किसके इक्वल है, 7 के है। बस y प्लस जेड किसके इक्वल है भाई, y प्लस जेड इक्वल टू आया 7 के। तो क्या मैं y प्लस जेड की जगह 7 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो x2 मिल गया अपने को, मिल गया ना आराम से। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता रहता वैल्यूज में, यहाँ से निकाली x की उसमें पुट करी तो बहुत बड़ा हो जाता। तो y x प्लस जेड की वैल्यू भी 5 पुट कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे भी हो जाएगा। तो y प्लस जेड की वैल्यू 7 डाली, x2 आ गया। अगर x2 इसमें अब पुट कर दूं तो x अगर 2 पुट करता तो z कितना आ जाता, 3 आ जाता। z इसमें अब 3 पुट कर दूं तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो कितने आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो क्लास 12 के मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मैट्रिक्स में अगर बात करूं तो मैट्रिक्स में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके आने वाले चैप्टर्स में है। डेरिवेटिव हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनमें काफ़ी कॉन्सेप्ट रहने वाला है। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगता, इसलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसकी मार्किंग स्कीम में 10 मार्क्स के दोनों चैप्टर रहने वाले हैं। तो एक बार अगर अच्छे से कर लोगे तो 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। कहता है a माइनस बी, फिर से इक्वल मैट्रिक्स दिए, इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो a माइनस बी किसके इक्वल है, a माइनस बी इक्वल टू -1 के। फिर दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 2a माइनस बी 0 के इक्वल है। दो इक्वेशन बन गई, चाहे तो आप एलिमिनेशन करो चाहे आप सब्स्टिट्यूट करो, वो जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। अब मैं एलिमिनेशन अगर कर दूं यहाँ पे तो ये गया, तो ये कितना आ गया, -a इक्वल टू -1 क्या आ गया, तो a1 आ गया। a1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड किसी में भी कर सकते हो, a अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देता तो -b इक्वल टू -1, तो b कितना आ जाता, b2 आ जाता। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अभी c और d की रह गई। तो फिर वही करो, 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के है, कॉरस्पॉन्डिंग है, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो 2a प्लस सी इक्वल टू है 5 के। a कितना आया था बेटा, a1 आया है, a1 पुट कर दूं तो c3 आ जाएगा। आगे देखो फिर क्या रहा है, 3c प्लस d किसके इक्वल है, 13 के। c कितना आया, c3 आया। प्योर कैलकुलेशन है, सिंपल बचपन से जो आप करते आ रहे हो, d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू 13 माइनस 9 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो a की वैल्यू 1 है, b की 2 है, c की 3 है और d की 4 आ गई। कह रहा है इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है भाई, ये मिस प्रिंटिंग है। A एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है aij, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, ऑर्डर है m इंटू एन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है भाई, जब n m जो है n से स्मॉलर होता है, m 1 n से बड़ा होता है, या m n के इक्वल होता है। कब होता है, क्या सीखा था स्क्वायर मैट्रिक्स में, जब m इक्वल टू n के होता है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो, इन्हें तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ
मैट्रिसेस, एक्स और वाई की क्या वैल्यू रहेगी जहां पे दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखें, अब इक्वल तो हमें दे रखी है, इक्वल अगर हमें देखिए दे रखी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3x प्लस 7 को 0 शून्य के इक्वल रख दूं तो x कितना आ जाता, x आ जाता -7/3। अगर मैं इसमें ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में -7/3 नहीं है। चलो मैं इसको बोल भी देता हूं कि मैं इसको -7/3 रख लेता हूं, इसको -7/3 कर रहा हूं, मान लेते हैं कि मिसप्रिंटिंग हो गया, हम मान लेते हैं। अब मैं अगर यहां से y की वैल्यू निकालता तो y प्लस 1 किसके इक्वल है, y प्लस 1 इक्वल टू 8 के, तो y इक्वल टू किसके, 7 के। अब होता क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, जैसे ही मैं देखता हूँ ना कि x की वैल्यू -7/3 है, y की वैल्यू 7 है, ऑप्शन मुझे मिल गया, अरे मेरा ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो ये जल्दबाजी कभी मत करना एग्जाम के अंदर, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले आगे चैप्टर्स के अंदर भी, जहां नॉट पॉसिबल नन ऑफ दीज हो वहां पे कभी ना कभी डाउट जरूर करना, कहीं कोई और ऑप्शन तो नहीं है, जहां ये ऑप्शन तो नहीं है। देखिए आगे भी हमें दिया है x जिसमें है कितना है 2 - 3x किसके इक्वल है, 2 - 3x इक्वल है 4 के। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 4 इक्वेट कर देता तो ये कितना हो जाता, -3x इक्वल टू 2 हो जाता, x कितना आ गया, -2/3 आ गया। तो x की तो भाई दो वैल्यूज आ गई, एक x की ये वैल्यू आ गई मेरे पास, एक x की ये वैल्यू आ गई। अगर ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो 4 नहीं देगा, ये वाली वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो 0 नहीं देगा। तो x की दोनों वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेट नहीं कर रही है, इसलिए आंसर जो है मेरा नॉट पॉसिबल रहेगा, ए ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर नॉट पॉसिबल नन ऑफ दीज ना हो तो फिर आप टिक पे चले जाना एमसीक्यू के अंदर, लेकिन अगर ये ऑप्शन हो तो एक बारी दूसरी जगह भी एक्स या वाई आ रहा है तो उसको भी एक बारी हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाए। ये क्वेश्चन बेटा टिक कर लो, एग्जाम में मैट्रिक्स के अंदर कोई सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया हो 1 मार्क्स के अंदर, वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती है, कितने ऑर्डर की, 3x3 की, जब ईच एंट्री जो जहां तो 0 हो जहां 1 की हो। तो अपने पास ध्यान रखना जितनी भी एंट्रीज है, कितनी एंट्रीज है, 0 और 1 है ना, और ऑर्डर कितना है 3x3, तो इसका कर देना 2m × n, जितना ऑर्डर दिया गया हो। तो 2 कितना आ गया, 9 आ गया, मतलब 512 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर यही कर देता कि भैया इसका ऑर्डर 2 × 2 है और एंट्री जो है वो 0 और 1 है, तो मेरा आंसर जो होता कितनी होगी, 2 एंट्रीज है और ऑर्डर है 2 × 2, तो 2 4 कर देता मैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे इसका रट्टा मार लेते हैं कि भैया 512 ही इसका आंसर होता है हर क्वेश्चन का, लेकिन एग्जाम में वो क्या कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, मिंटू एन क्या होता है। हमने पढ़ा एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हैं, आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम के लिए करते हैं। हमने क्या देखा कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस कौन सी होती है। हमने सीखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे m इंटू एन होता है, यहाँ पे m इक्वल टू किसके होता है, n के होता है। फिर हमने क्या देखा कि दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, और अगर इक्वल दे रखे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं। अब आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात। कहता है अगर मुझे a प्लस बी निकालना है, अगर दो मैट्रिक्स दे रखिए a और b, अगर मुझे दोनों को ऐड करना है तो सबसे पहले इनका ऑर्डर हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट
हो सकती है। ऐड या सब्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर करनी है दो मैट्रिक्स को तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकती। मुझे कह रहा है ए और बी को ऐड करो, दोनों का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, तो इसका मतलब ऐड कर सकता हूँ। ऐड भी कौन सा होते हैं, ऐड होते हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1, इसके 1 1 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाती है, a प्लस बी 2 आ जाएगा। इसका 3 में करूंगा तो 7 हो जाएगा, इसको करूंगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 5 करूंगा तो 7 हो जाएगा, तो ये आ गया a प्लस बी। अगर मेरे से यही बात बोलता कि a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a माइनस बी कर लेते। 2 में से 1 जाता तो कितना हो जाता, 1 हो जाता। 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। 3 में से -2 गया, 3 माइनस -2 तो कितना दे देगा, 3 प्लस 2 5 दे देगा, तो 5 आ गया। और 2 में से 5 गया तो -3 आ गया, तो ये आ गया a माइनस बी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब कहता है कि a प्लस बी, a माइनस बी तो करना आ गया अपने को, ऐड करना भी आ गया, सब्ट्रैक्ट करना भी आ गया। क्या सर b माइनस a करूं तो क्या करूं, तो भाई b में से a को माइनस कर देंगे, और b प्लस a ऐड करोगे तो सेम आएगा क्या, बिल्कुल सेम आएगा। b में अगर a को ऐड करोगे तो बिल्कुल सेम आता है, तो ये b प्लस a इसके इक्वल होगा। a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई आपके पास। अब अगर मैं से बोले कि एक काम करो 3 इंटू ए मैट्रिक्स बनाओ, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 की किस में मल्टीप्लाई करनी है, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं 3 इंटू ए मैट्रिक्स बनाता तो ए मैट्रिक्स कितनी थी, 2 4 3 2। तो अगर मैं 3 की इन सब में करूंगा तो ये कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई, 12 आ गई, 9 आ गया, 6 आ गया। ये बनेगी ना 3 ए मैट्रिक्स, ये 3 ए मैट्रिक्स। अगर बोलेगा 2 ए मैट्रिक्स तो 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 ए मैट्रिक्स तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करते हो वही हो रहा है अभी तक। आगे मेरे से इसने क्या बोला, आगे कहता है कि 3a माइनस सी कर दे। भाई अभी तो a प्लस बी, a माइनस बी था, अब कहता काम मुश्किल कर भाई, दो आसान आसान काम कर रहा है, 3a माइनस सी कर। तो पहले कौन सी मैट्रिक्स बनानी पड़ी हमें, पहले तो 3a बनानी पड़ी, फिर उसमें से क्या माइनस कर दो, c माइनस कर दो। तो यहाँ पे हम बना लेते 3a माइनस सी मैट्रिक्स। तो 3a मैट्रिक्स ये रही, c कहाँ ये रही, तो 6 में से अगर -2 माइनस करता, तो 6 में से अगर -2 माइनस करता तो 8 आ जाता। तो यहाँ पहला एलिमेंट कौन सा हो गया, 8 का हो गया ना। फिर देखो 12 में से क्या माइनस करने को कह रहा है, c का है ये रहा 5, तो 12 में से 5 गया तो कितना आ गया, 7 आ गया। 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर कितना था 6 में से 4 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बन गई 3a माइनस सी मैट्रिक्स मेरे पास। क्लियर है? तो हमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। अगर मुझे बोल रहा है यहाँ पे कि एक 5c मैट्रिक्स दे दो, तो c में किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 की। c का है ये रहा, -2 5 3 4, तो कितना आ जाता है, -10 25 15 20। तो 5c मैट्रिक्स बन जाती है अपने पास। तो जो बोलेगा भैया हमें तो वही करना है। 5c बोलेगा तो 5 इंटू सी निकाल दोगे, 3a बोलेगा 3 इंटू निकाल दोगे। हम तो क्वेश्चन के क्या होते हैं भाई, हम क्वेश्चन के रहते हैं गुलाम। जो हमें बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका बोलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कह रहा है कितना होगा भाई इसका आंसर, a प्लस a करेंगे तो 2a हो जाएगा, b प्लस b करेंगे तो 2b हो जाएगा,
माइनस बी प्लस बी करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया एडिशन में। यहां देख लेते भाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। तो मेरे पास मैट्रिक्स बन चुकी है, चाहे इसको आप ए बोलो इसे बी बोलो, तो ए प्लस बी कितना आ गया ये आ गया, और इसको मिला के आप सी भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो नाम दोगे वो रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। कितना हो रहा है अगर आप देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये किसके इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, तो कितना हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कितना हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बन गई मैट्रिक्स हमारे पास। क्लियर है? तो एडिशन सीख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है ये देख लिया। इसको देख लेते क्वेश्चन को। कहता है cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स साइन थीटा इंटू दिस। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, cos थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सब में होगी cos स्क्वायर थीटा ये cos इंटू साइन करूंगा तो cos इंटू साइन थीटा, cos इंटू साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और फिर हो गया मेरे पास ये एक मैट्रिक्स बन गई, ये आगे देखते हुए फिर क्या था प्लस साइन की सब में मल्टीप्लाई हो रही है तो कितना आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा साइन इंटू कॉस थीटा, माइनस का तो माइनस लगा दोगे, साइन इंटू कॉस थीटा और साइन की साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बन गई मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है दोनों को क्या कर दो भाई, पहले हमने क्या किया कॉस की मल्टीप्लाई करी, कॉस स्क्वायर कॉस की साइन में कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी इसमें और इसकी इसमें, साइन की करी साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस साइन इंटू कॉस और साइन स्क्वायर। अब कहता है दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे ऐड होंगे। अगर हम इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में देखें तो इसका कॉस स्क्वायर है, इसका कितना है साइन स्क्वायर है, तो कितना ऐड होगा 1 हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव है, तो कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा गया नेगेटिव है तो 0 आ गया कट गया, माइनस कॉस साइन प्लस साइन कॉस कट गया 0 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये ऐड करके कौन सी मैट्रिक्स बनी, तो ये बन गई है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, यूनिट मैट्रिक्स जो पढ़ा था जिसमें डायगोनल में 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 है, 0 0 है, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है x और y की वैल्यू निकालनी है अपने को, जब हमें x प्लस वाई दिया है एंड x माइनस वाई दिया है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस। मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे क्योंकि वो छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, तो बड़ा पार्ट में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो बचपन से हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी दो इक्वेशन दी जाती है हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, पढ़ा हुआ है। अगर मुझे इसमें से कोई भी एक वेरिएबल हटाना है, जब तक एक वेरिएबल नहीं हटेगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होगी।
तो हम क्या करते थे, हम एलिमिनेशन करते थे। एलिमिनेशन में क्या करते थे भाई, सेम करते थे। यहाँ 6x है तो 3 है, तो यहाँ 2 है तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ पे 2 पे कर देते थे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाता, ये हो जाता 6x प्लस 9y। अब जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोथ साइड करेंगे, यहाँ भी 3 से करूंगा तो ये कितना हो जाता 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 0। एक मैट्रिक्स से बन गई। अब कहता है सेम करना है तो एक काम करो भाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो फिर तो पूरे को। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करता तो ये 6x हो जाता, ये 4y हो जाता, और 2 से मल्टीप्लाई करता तो बेटा 4 -4 -2 और 10 हो जाता। ये दो मैट्रिक्स बन गए हमारे पास। एलिमिनेशन किया, पहले किससे कर दिया, 3 से कर दिया बोथ साइड, क्योंकि यहाँ 3 था यहाँ 2 था, यहाँ 2 था तो फिर यहाँ 2 से कर दिया। यहाँ 6x है, यहाँ भी 6x है। फिर क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, जहाँ ऐड करते थे। सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे ना मैट्रिक्स है तो मैं कुछ सब्ट्रैक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से कर रहा हूँ, पहली में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर, माइनस लगा दिया, इक्वल टू फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, 6 9 12 0 माइनस 4 -2 -4 और 10। सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ जाता भाई, 6x से 6x कट जाता, 9y में से 4y गया तो 5y हो गया, इक्वल टू 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 + 4 13 हो गया, ये कितना हो गया +2, 12 + 2 कितना हो गया 14, और 0 में से 10 गया तो -10। y निकालना है तो 5 अपॉन में चला जाएगा, तो y मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा, तो y इक्वल टू आ जाती 1/5 2 13 14 -10। ये y आ गई मैट्रिक्स। अब अपने को किसकी निकालनी है वैल्यू, अब रह गई x मैट्रिक्स बनाने को। y तो आ गई, कहाँ थी वही इक्वेशन, ये थी, जा फर्स्ट जा सेकंड कोई भी ले लो, कितनी थी 2x + 3y इक्वल टू किसके था, इक्वल टू था 2 3 4 0 के। y मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है, ठीक है। अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो कितना हो जाता, y मैट्रिक्स पुट कर दूं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 की मल्टीप्लाई करता तो ये 3/5 हो जाता, तो ये होता 3 2 6, या 3/5 बाहर ही रह लेते थे अभी, तो कितना हो गया ये 2 13 14 -10 और इक्वल टू किसके है 2 3 4 0 के। अब अगर मेरे को x वेक्टर्स निकालनी है तो क्या करूं भाई, इसको उधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाता 2x इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 3 2 6 6/5, ये कितना हो गया 39/5, ये कितना हो गया 42/5, और ये हो गया 5 गया -10, तो ये हो गया -2, अरे तो ये कितना हो गया भाई -10 है तो -2 -6 हो गया। अब करते हैं इसमें से, तो 2 में से 6/5 जाएंगे 10, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, तो ये आ गया 4/5। कैलकुलेशन अपने एंड पे कर लेना क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन ज़रूर अपने हाथ से किया करो, नहीं तो डाउटफुल रहता है हमेशा। 15 39 में से 15 गए तो 24, तो 24 -/5, इसमें अगर मैं लूँगा तो ये 20 हो गया, तो ये -22/5 हो जाएगा, और इसमें से अगर करूँगा तो ये हो जाएगा +6 2x।
और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से क्या करोगे भाई साहब, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 अपॉन में जाएगा, 2 से डिवाइड करते तो ये बन जाती मेरे पास 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और ये आ जाएगी 3। तो हमने एक बार रिकॉल करते हैं पूरा क्वेश्चन क्या किया है। सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दी गई थी, एक ये थी एक ये थी। तो हमने पहले एलिमिनेशन में जो हम करते थे सेम करते थे, यहाँ 3 था यहाँ 2 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से किया। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड होगी। क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। फर्स्ट में से हमने सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बोथ साइड, लेफ्ट में से लेफ्ट को और राइट में से राइट को। x से x एलिमिनेट हो गया तो y बच गया, 9y में से 4y गया तो 5y आ गया, y की वैल्यू आ गई। इसमें से इसको माइनस किया तो 5 से डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू आ गई। y मैट्रिक्स को मैंने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2x प्लस 3y था तो y की वैल्यू ये थी, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 इंटू वाई हो गया। इसको उधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, 3 2 6/5, 39/5, 42/5 और ये हो गया -6। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। ये किसके इक्वल था, ये था 2x के। तो x निकालना था तो फिर से 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मैट्रिक्स मेरे पास x की आ गई, ये x की आ गई और ये y मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है। तो आज की पूरी क्लास में हमने इस वीडियो में क्या सीखा है कि ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अगर दो इक्वेशंस में हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो उनको सॉल्व सिंप्लीफाई कैसे करना है, x और y की मैट्रिक्स कैसे बनानी है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये सारा बेसिक फंडा हमने सीखा है। आप एनसीईआरटी में से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस, आपका होमवर्क है कि आप खुद लगाएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय बाय, टेक केयर।